हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज जो है ना बेटा, आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में। जो 7 प्रिंसिपल मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, अभी के जो 7 जो प्रिंसिपल्स हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रिंसिपल से बात की गई है। ठीक है, पहला जो तुम्हारा प्रिंसिपल जो आता है उस 7 के बाद जो इसमें हम बात करते हैं, जिसमें 8वां बात बोलता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बात कर रहा है कि कहीं एक तरफ कंट्रोल होगा और कहीं एक तरफ कंट्रोल नहीं होगा। क्या मतलब, देखो जरा ध्यान से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये सेंटर की बात करेगा कि मतलब कि ओवरऑल जो पावर रहेगी किसी एक हैंड में रहेगी, जहां कंट्रोल सिर्फ कहां होगा, एक इंसान के पास होगा। मतलब कि पावर क्या होगी, पावर इन वन हैंड। पावर क्या होगी, इन वन हैंड होगी। एक ही इंसान के पास पूरी की पूरी पावर होती है। ठीक है, दूसरी तरफ ये बात कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन में देखो क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, पावर बटी होनी चाहिए। अब पावर कैसे बट सकती है, पावर कैसे बट सकती है, ये कैसे होगा? देखो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, तो कहने का ये होता है कि वो शुरुआत तो एक इंसान ही करता है। भगवान तो आते नहीं है करने के लिए कि चलो ठीक है रिलायंस बना देंगे, जियो बना देंगे, सब कुछ भगवान आके बना दिए, ऐसा तो होगा नहीं। बनाएगा कौन, कोई एक इंडिविजुअल ही बनाएगा। कौन बनाएगा, कोई एक इंडिविजुअल ही तैयार करेगा, कोई एक अकेला ही इंसान उस बिजनेस को स्टार्ट करता है। जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है, जब शुरू होता है, तो पूरी की पूरी पावर उस सिंगल इंडिविजुअल के पास रहती है, उसी इंसान के पास पूरी पावर रहती है और उसी से वो क्या करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है। मतलब कि सोल अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, शुरुआत का जो बिजनेस होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उसमें पावर एक ही इंसान के पास रहती है, वही सब कुछ देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? एक जनरल स्टोर की दुकान होती है, एक चाय की दुकान चले जाओ, एक छोटी सी कोई दुकान, कोई बड़ी ही दुकान हो गई, तुम मार्केट में जितने भी दुकानों को देखते हो, सब पे क्या होती है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पावर कोई एक आदमी, गल्ले पे एक ही आदमी बैठा रहेगा। होता है ना, गल्ले पे एक ही आदमी बैठा रहेगा, उस गल्ले पे वो अकेले काम कर रहा है। एक मिठाई की दुकान है, उस गल्ले पे वो अकेले बैठा हुआ है। इसका मतलब कि पूरी की पूरी पावर कहां पे है, वन हैंड है, एक ही आदमी के आसपास है। जो वो कहेगा वही, सोल मेंबर, सोल वही सब कुछ है। जो वो कहेगा उसके हिसाब से मार्केट में काम चलेगा, यानी उसकी दुकान में काम चलेगा। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन का काम क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, लार्ज हो गई, बड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशन, तब हमको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक मेन पावर रहेगी, मेन पावर के बाद एक छोटा पावर, उसके बाद फिर एक छोटा पावर, फिर एक छोटा पावर। तो कहने का मतलब क्या कि पूरी की पूरी पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग पार्ट में। ठीक, अलग अलग पार्ट में। मेरी बात को ध्यान से समझना, तब तुमको समझ में आएगा। देखो, एक कहीं दुकान डालते हो, एक कहीं दुकान डालते हो, किसी मार्केट में एक कहीं दुकान डालते हो, इस एक दुकान का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। किसके पास रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा। मान लो कि इस कंपनी का नाम ABC या कुछ भी रख सकते हो, हम मानते हैं चलो इसका नाम लपड़ झमझम हो गया, लपड़ झमझम। इस कंपनी का नाम लपड़ झमझम लिमिटेड, लपड़ झमझम लिमिटेड हो गया। तुमने एक दुकान डाली लपड़ झमझम जिम, ठीक है, एक मिठाई की दुकान डालते हो, कुछ भी एक डालते हो, शुरुआत तुम्हारी एक सिंगल दुकान से होती है, एक सिंगल दुकान खोलते हो, तो इसके सोल प्रोपराइटर तुम हो, सारी पावर तुम्हारे पास रहेगी, इस गल्ले के पास तुम बैठोगे। ठीक, तुम्हारा बिजनेस चलने लगता है, तुम्हारा बिजनेस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, तुमको क्या करनी पड़ती है, अब दुकान तुमको दूसरी जगह डालनी है, दुकान तुमको अब दूसरी जगह डालनी है, दूसरे स्पेस में डालनी है, तो यहां पे दूसरे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वहां पे भी गल्ले पे कोई बैठने वाला चाहिए, तो तुमको एक यहां भी मैनेजर रखना पड़ेगा। तुम एक तीसरी दुकान डालते हो, क्या डालते हो, तीसरी दुकान डालते हो, यहां पे भी कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, यहां भी कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। बोलो, यहां भी कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी?
तो जब तुम अकेले थे तो तुमने सेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल किया, पूरी की पूरी पावर को एक जगह इस्तेमाल किया, और जैसे ही तुम्हारा बिजनेस बड़ा होने लगा तुमको क्या करने पड़ी, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ा, अपने पावर को क्या करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ा अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से रन कर सके। ठीक, इसमें देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम तुमको देंगे, जो बड़े बड़े जो ये होते फ्रेंचाइजीज खुलती हैं उनको ध्यान से देखना, जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज खुलती हैं, जैसे MBA चाय वाला हो गया, MBA चाय वाला वहां पे गुजरात में अहमदाबाद में उसने एक छोटी सी ठेले की दुकान से स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, फ्रेंचाइजीज खोलता गया, तो उसने अपनी पावर को क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चाय सुट्टा बार का एग्जांपल ले लो, उसने एक दुकान इंदौर में खोली, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो स्पेस बढ़ाते गए उनको मेंबर्स की जरूरत होने लगी, और वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए था ना, अकेले वो इंसान तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। तुम्हारी शुरुआत होगी कहीं एक जगह बैठोगे ना, मल्टीपल, तो तुम हो नहीं कि कहीं भी टेलीपोर्ट करके पहुंच जाओगे। तो वहां पे उस पॉइंट पे किसी को देखने के लिए, चलाने के लिए कोई ना कोई एक मेंबर चाहिए जिसके पास उसको चलाने की पावर होनी चाहिए। अब चाय सुट्टा बार इंडिया में भी है, दुबई में भी है, थाईलैंड में भी है, तो थाईलैंड में भी किसी की जरूरत पड़ेगी, दुबई में भी किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे चलाने के लिए किसी ना किसी पावर की जरूरी होता ही है। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं, तो अगर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सिंगल ओनर तभी काम करेगा, सिंगल ओनरशिप यानी सिंगल पावर सिस्टम तभी काम कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, छोटी हो, स्मॉल हो। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो जाती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का भी इस्तेमाल होता है। ठीक, एक बात ये भी याद रखना कि फ्यूल ने इस बात पे भी इंसिस्ट किया था कि अगर पावर तो अगर एक ही जगह ज्यादा रख दिया तो गलत डिसीजन भी ले लेगा, वो गलत डिसीजन भी ले लेगा। अगर पावर किसी एक इंसान के पास रह जाएगी तो डिसीजन भी गलत ले सकता है, तुरंत गलत डिसीजन ले लेगा, क्योंकि बिजनेस जो है बेटा फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोरोना के समय में तुमने कहा कि दुकान खोलेंगे, ठीक है, तुमने लड़ झगड़ के दुकान खोला, पुलिस वाले आए, मार के डंडा पिछवाड़ा बिगाड़ दिए, दुकान बंद हो गई। तो एक सिंगल डिसीजन भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है अगर पावर एक ही जगह के पास है तो। दूसरा, पावर को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तुमने एक लेबर को, तुम्हारे यहाँ कोई लेबर आता था या कोई मैनेजर था, तुमने पूरी दुकान उसको चलाने के लिए दे दी, लो बेटा पूरी दुकान चलाओ, पता चला दुकान बेच के घर, तुम्हारा नया घर खरीद लिया, तुम्हारा दुकान बेच बात दिया, काम खत्म हो गया तुम्हारा। तो ये भी नहीं तुमको करना है, पावर को एक जगह भी नहीं रखना है और पावर को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है। हद से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक, तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसको कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, देखो इसको, दूसरा जो इसी में आता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स, मतलब कि इसकी क्या होनी चाहिए, या तो ये वर्टिकली तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, काम करना चाहिए, मतलब कि जो कमांड मिले, जो कमांड मिल रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है, या जो नीचे से बात ऊपर तक जा रही है वो क्या होनी चाहिए, कमांड की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, ऑर्डर की बात हो, रिपोर्टिंग की बात हो, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ एक स्केलर चेन में होना चाहिए। मान लो कि कोई एक ए है, अब इसके अंडर कई लोग काम कर रहे होंगे, कहीं बी काम कर रहा होगा, कहीं सी काम कर रहा होगा, कहीं डी काम कर रहा होगा, कहीं ई काम कर रहा होगा, कहीं एल, कहीं एम, कहीं एन, कहीं ओ और कहीं पी। असली आदमी तो ये है, असली आदमी तो ये बिजनेस कर रहा है, इसी की वजह से सारा काम हो रहा है। अब बातें जो हो ऐसी होनी चाहिए कि ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा और डी ई को बोलेगा, ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा, एन ओ को बोलेगा और ओ किसको बोलेगा, पी को बोलेगा। मतलब कि जो ऑर्डर पास हो रहा है ऊपर से नीचे होना चाहिए और नीचे से ऊपर जाना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ है और नीचे एक लेबर को अपनी बात कहनी है उस सीईओ से, तो वो डायरेक्ट नहीं कह सकता है,
देखो इसका भी पीछे रीजन था। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि तुम्हारी कमांड जो है ऊपर से नीचे क्यों आनी चाहिए, या रिक्वेस्ट या रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर क्यों जानी चाहिए। ठीक है, तुम किसी के यहाँ काम करने गए, तुम्हारा कोई मैनेजर है, तुमको बहुत ज्यादा काम करा रहा है, तुम पागल हो गए, बंदूक लेकर घूम रहे थे, तुम पहुंच गए मैनेजर के पास, गोली मार दिए उसको, है तो डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते हैं। तुम कहोगे, दूसरी सबसे बड़ी बात, मान लो कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से गुजर रही हो, उसके पास पैसे नहीं हो और तुमको पैसे की जरूरत है, तुम सीधे सीईओ के रूम में दरवाजा खोल के पूछे, साहब हमारा पैसा दे दीजिए, पैसा रखे हैं हमारा, महीने भर का 10,000 रुपया हमारा तनख्वाह बचा हुआ दे दीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है ये टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो फॉर्मल एटिक होना जरूरी है, रिपोर्टिंग, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ पता होना जरूरी है कि कहां से कमांड आ रहा है। ठीक है, ऊपर से कमांड आ रहा है तो ये पता होगा ना कि कमांड कहां से आ रहा है, कौन कमांड दे रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, पता ही नहीं है। बीच में मैनेजर कोई कह दिया कि ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दो, कहा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दो, ऊपर सीईओ को पता ही नहीं है, ऊपर सीईओ को पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये कहे कि साहब कहे, झूठे कहे, साहब कुछ नहीं कहे, साहब तो मजा ले रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि कमांड सिस्टम हमेशा क्या होना चाहिए कि स्केलर चेन में होना चाहिए, हमेशा या तो ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, बट एक बात यह भी है कि अगर इस सिचुएशन में मान लो कि एक वर्टिकल लोग को अगर बात करनी है, मान लो कि डी को बात करनी है एम से, डी को बात करनी है एन से अगर बात करनी है, तो वो गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करेगा ताकि वो बता सके कि क्या मामला है। अर्जेंट कोई मामला आ गया और दो किसी डिपार्टमेंट के सेम लोगों से बात करनी हो, प्रोडक्शन के मैनेजर को या प्रोडक्शन के सुपरवाइजर को सेल्स के सुपरवाइजर से अगर बात करनी है, तो इन दोनों की बातों को कराने वाला कौन होगा? गैंग प्लैंक होगा। कभी कभी यह हेल्प करता है लेबरों की हेल्प करता है सीईओ से मुलाकात कराने के लिए भी। किससे मुलाकात कराने के लिए? सीईओ से मुलाकात कराने के लिए। जैसे मान लो कि कभी कभी मैनेजर अपनी मनमानी करने लगता है, तो जो लेबर होते हैं परेशान हो जाते हैं, अरे साहब मैनेजर हमारा बहुत परेशान करता है, बहुत काम कराता है, पैसा भी कम दे रहा है, तनख्वाह 2-2 महीने की नहीं दिया है, हम स्ट्राइक करेंगे। अब स्ट्राइक कर देगा तो पूरी कंपनी ही डूब जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ही ठप पड़ जाएगी, पूरा सेल ही कम हो जाएगा उसका। तो यहां पे मामला तो गंभीर है, तो तुरंत यहां पे लेबरों की मुलाकात कौन करा देगा? गैंग प्लैंक करा देगा। अरे देखिए साहब मामला गंभीर हो रहा है, कहीं लेबर कहीं स्ट्राइक में मार दें तुरंत। सो फॉर दैट क्या होता है कि गैंग प्लैंक का इस्तेमाल होता है लेबर, ताकि लेबरों को सीईओ से डायरेक्ट मुलाकात कराई जा सके, या फिर सेम पोस्ट के 2 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की मुलाकात कराई जा सके। अब इसका एडवांटेज ये है कि तुमको ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट का पता होता है कि वेयर इट फ्लो, कहां से फ्लो आ रहा है, ऊपर से कमांड आ रही है, ऊपर से रिपोर्टिंग आ रही है, ऊपर से ऑर्डर रहते, तुमको सब पता है। बट अगर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत टाइम टेकिंग लेता है। ऊपर से ऑर्डर आएगा, नीचे मैनेजर को सुपरवाइजर से लेबर तक पहुंचेगा, बड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है ये, बट कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको सहना पड़ेगा। तो ये बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दूसरा देखो, तीसरे की बात देखो, तीसरे की बात करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर देखो, तीसरा बात करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट आर इन प्रॉपर मैनर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके पास जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं काम करने के लिए, जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट है, ये प्रॉपर प्लेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रॉपर प्लेस होने चाहिए। प्रॉपर का मतलब कि उसकी जगह के पास होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि तुम्हारी बाइक खराब हो जाती है, तुम जाते हो दुकान पे उसको बनवाने के लिए,
अब वो 12 नंबर का पाना खोज रहा है, अरे 12 नंबर का पनवा कहाँ गया हमारा, खोजते खोजते उसको आधा घंटा लग गया, टाइम वेस्ट हुआ तुम्हारा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी है, कोई मशीन चला रहा है, उसको जितने भी इक्विपमेंट चलाने वाले हैं सब उसके पास होने चाहिए ना, ऑर्डर में होने चाहिए, 1 by 1, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का पाना, सब कुछ सामने लगा हुआ है, सारा इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, तो अरेंजमेंट एकदम फुलफिल्ड है, एकदम सामने है तुम्हारे, तुम जब मन करोगे सामान उठाओगे और अपने काम को चालू कर दोगे। तो कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी तुम्हारे वर्क से रिलेटेड हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से इफिशियंसी इंक्रीज होती है, किसकी, लेबर की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, वर्कर की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। उसको 12 नंबर का पाना चाहिए, फट से निकाल लेगा, 3 नंबर का रिंच चाहिए, फट से निकाल लेगा, मगर वो खोजने लगेगा कि अरे 12 नंबर का पाना कहां गया हमारा, तो मशीन का तो काम हो जाएगा 25, बनाओ मशीन दिन भर। तो कहने का क्या मतलब है कि इसकी वजह से जो भी सामान हमारे आसपास रखते हैं, इक्विपमेंट से जो भी काम हो रहे हैं, उसकी वजह से ये होता है कि हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। वर्क में कोई भी लैक नहीं आता है, वर्क लैक नहीं मिलेगा वहां पे तुमको, देयर इज नो वर्क लैक, क्योंकि एवरीथिंग इज इन प्रॉपर मैनर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सो देयर इज नो लैक, कोई लैक नहीं करेगा यहां पे। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद तुम्हारी बात होती है किसकी, इसके बाद बात होती है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल। इसके बाद बात होती है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल। देखो चौथा बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल का मतलब ये है कि इफ देयर इज एनी वन, अब कहने का मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग देयर, मतलब कि टन्स ऑफ वर्कर्स हैं जो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, बात समझो। अब वो क्या होता है कि जो भी इंप्लॉइज हैं तुम्हारे, जो भी इंप्लॉइज हैं वो तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इंप्लॉइज आर वर्किंग फॉर यू, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो कि इनका बार बार ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब कोई बनारस में है, उसको दिल्ली भेज दिया, वो 2 दिन काम नहीं किया, वो दिल्ली पहुंच गया। अब वो दिल्ली से काम किया, उसको फिर कलकत्ता भेज दिए, फिर कलकत्ता भेज दिए। अब वो कलकत्ता में 4 दिन रहा, कलकत्ता से बंबई भेज दिए। अब बंबई में काम किया, फिर इसको केरला भेज दिए। अरे उसको इंडिया टूर पे करा रहे हो क्या, उसको इंडिया टूर थोड़ा ना करा रहे हो, उसको तो तुम काम करा रहे हो, इंडिया टूर कराने के लिए तो रखे नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको मिनिमम टाइम के लिए नहीं, मैक्सिमम टाइम के लिए वहां पे तुमको रखना होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी वहीं से नजर आती है। तुम्हारे यहाँ कोई काम, तुम खुद सोचो, तुम किसी के यहाँ काम करने जाते हो, तुमको स्टेबल होने में अभी कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं उस पूरे वर्क इन्वायरमेंट को समझने के लिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्क इन्वायरमेंट इन दैट प्लेस। बात समझो, तुमको कलीग से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, ऑर्डर को समझोगे, रिक्वेस्ट को समझोगे कि काम कैसे किया जाता है। बट अगर तुमको बार बार घुमा दिया जाए, कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी केरला, कभी कोयम्बटूर, तो तुमको जितना काम नहीं करोगे उतना तो तुम निकले हो इंडिया टूर पे, भारत दर्शन हो जाएगा तुम्हारा इसी बहाने। तो ये नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार लोगों का ट्रांसफर करें और बार बार लोगों को नौकरी से निकालें। आपको ये गलती नहीं करनी है। इसकी वजह से क्या, देखो बार बार ट्रांसफर करोगे तो उसकी इफिशियंसी सामने ही नहीं आ पाएगी ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंप्लॉय, कि जनरल मैं भी अगर काम करूंगा, तुम भी कभी काम करोगे, तो खुद सोचो कि तुम कितनी इफिशियंसी उनकी आ पाएगी। तुम्हारे यहाँ देखो जैसे मेड वगैरह लोग आती हैं, तो शुरुआत के 5-6 दिन उनको बड़ा टाइम लगता है कि अरे साहब बर्तन किधर है, अरे साहब जीरा किधर है, अरे साहब झाड़ू किधर है, अरे साहब तेल किधर है, ये सब जानने में उनको टाइम लगता है। जैसे 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 वो काम करने लगते हैं उनकी इफिशियंसी भी वैसे वैसे इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि उनको ऑर्डर समझ में आ जाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करने हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लोगों को रिमूव नहीं करना है, फ्रीक्वेंट रिमूव नहीं करना है, इनको नौकरी से जल्दी मत निकालिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंट प्रमोशंस भी नहीं देने हैं, फ्रीक्वेंट प्रमोशंस भी नहीं दे देंगे। प्रमोशन दे दोगे चढ़ जाएगा सर पे, कहेगा अरे साहब तो हमारे
ये नहीं कि किसी किरण पे दिल आ गया तो उसको प्रमोशन दिए जा रहे हो, किरण काट के चली जाएगी तुरंत। अब तुम्हें खूबसूरत कन्या दिख जाती है, तुमको लगता है खूबसूरत है किरण, है खूबसूरत है, इसको आओ ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, मार प्रमोशन दिए जा रहे हो उसको। वो आई थी सुपरवाइजर हेड बन के, तुम उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिए, तुरंत चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। ठीक, तो ये भी आपको नहीं करना है। ये सब चीज़ों का पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इससे इनकी इफिशिएंसी में लैक मिलता है। इफिशिएंसी तुरंत लैक कर जाएगी, इनकी इफिशिएंसी तुरंत लैक करेगी अगर क्या करते हैं आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हैं, इफिशिएंसी लैक करेगी इसकी। वो डीमोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, ठीक है, हमेशा फटीक रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सारी आती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट आता है इनिशिएटिव। 5वां पॉइंट आता है जिसको कहते हैं हम इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया? 5वां पॉइंट इनिशिएटिव। देखो, इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग एक्शन और कंसिडरेशन बाय फेलो वर्कर और एम्प्लॉय। कहने का क्या मतलब हो गया? इफ देयर इज एनी वर्कर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर है तो अगर वो कुछ कहना चाहता है, इफ ही और शी रियली वांट्स टू टेल समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपैंड करना है, उसके पास कोई आइडिया है, उस एम्प्लॉय के पास कोई आइडिया है, उस एम्प्लॉय के पास क्या है, कोई आइडिया है और वो तुमसे शेयर करना चाहता है, तो तुम उसकी बात को सुनोगे, कहोगे कि क्या बात है भाई, क्या आप कहना चाहते हैं, बताइए क्या बात कहना चाहते हैं आप। उसको ऐसा नहीं है कि उसको रूम में बुला के झापड़ मारोगे, कैसे बोल दी तुम हमारे सामने। पता चलेगा कि तुम्हारा काम बचा देगा तुरंत, ऑन द स्पॉट मिलो, कभी रास्ते में काम खत्म। तो कहने का क्या मतलब है कि एम्प्लॉइज के आइडिया को भी आप क्या करिए, इंपॉर्टेंस दीजिए इनके भी आइडियाज को। अगर ये एम्प्लॉइज कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बात करना चाहते हैं आइडिया को लेके, नए एक्शंस प्लान्स को लेके, तो ये सब सुनना होगा आपको। क्या पता वो एक्शन प्लान आपका क्या हो जाए, काम लायक हो जाए। क्या पता वो एक्शन आपके लिए क्या हो जाए, काम लायक हो जाए। एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है टाटा ग्रुप जो शुरुआत कर रही थी, तो उस समय गाड़ियों पे, जब नई मार्केट में वो गाड़ियां लॉन्च करने वाले थे, तो उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो मैनेजर हुआ करते थे, प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे कार मॉडल में, ठीक है। तो वो जैसे ही रेसेस का टाइम हो जाता था, मतलब जब खाने पीने का टाइम होता था, तो वो बाहर निकल जाते थे, अपना बाहर निकल के अपना चले गए और अपना मार्केट में घूमते थे। तो लोगों को लगता था, उनके एम्प्लॉइज को, कह रहे कहाँ चला जाता है यार, हाँ, जब देखो तब इंटरवल होता है तो ये गायब हो जाता है, जब रेसेस का टाइम होता है, जब खाने पीने का टाइम होता है तो ये गायब हो जाता है। अब लोगों को तो जानते ही हो, हिंदुस्तानी है, चुल रहती है पता करने की जाता कहाँ है। लोगों को लगता था कि किसी किरण के साथ घूम रहा है। तो बाद में पता चला कि वो क्या करते थे, वो ढाबों पे जाके चाय वाले जो हुआ करते थे, जहां पे ट्रक वगैरह खड़ा हुआ करती थी, तो वो उनसे बातें किया करते थे। सोचो उस आदमी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्यार होगा कि वो आदमी इंटरवल के समय भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता था, वहां जाता था और पता करता था कि क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नई गाड़ी का भी एक नया मॉडल या नई तरीके से हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं कार में। तो वो ये बात मतलब वो ध्यान देते थे, मार्केट को समझते थे कि मार्केट में कैसे काम होता है। उसी आदमी की वजह से एक गाड़ी का इन्वेंशन हुआ, बहुत फेमस गाड़ी थी 2000 में, जिसको हम कहते थे टाटा सूमो। इसी आदमी की वजह से ये गाड़ी आई और टाटा की ग्रोथ एकदम फेनोमिनल हुई इस गाड़ी की वजह से। तो ये होना चाहिए, ये आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, कोई एम्प्लॉय आपको कोई आइडिया दे रहा है, तो उस आइडिया पे काम करिए, ठीक। अगला आता है तुम्हारा क्या, अगला आता है तुम्हारा जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हो गया कि आप जेंडर नहीं देखेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, इसके हिसाब से नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिलीफ ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जो भी लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सबको क्या करना है? इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। क्या देनी है? इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, एकदम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे आप। कोई भी अलगाव नहीं होना चाहिए। जो सैलरी आप किसी मेल एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जो सैलरी आप किसी मेल एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वही सैलरी किसको देंगे? एक फीमेल एम्प्लॉय को भी देंगे, एक फीमेल एम्प्लॉय को भी वही सैलरी देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है? इक्विटी क्रिएट करके रखनी है। इससे क्या होगा? इससे इनकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, उसके अंदर इंफीरियरिटी नहीं रहेगी ना।